नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। आई होप आप सभी सही होंगे। और आज हम फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी में आते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज फिर से हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम अपने पहले क्वेश्चन से आज शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेखांकन की सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ क्या है? कर बचाना, सही एवं निष्पक्ष जानकारी देना, या लाभ बढ़ाना, या पूंजी को बढ़ाना। देखिए, जो लेखांकन की जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो है आपकी सही एवं निष्पक्ष जानकारी देना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। लेखांकन की ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि जितने भी हमारे अकाउंट्स बनाए उनको सही और निष्पक्ष तरीके से अकाउंट्स को बनाया जाए और उनकी सही जानकारी दी जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, पूंजीगत व्यय का सही उदाहरण क्या है? मशीन की मरम्मत, कच्चे माल की खरीद, मशीन की खरीद, या वेतन का भुगतान। देखिए, पूंजीगत व्यय वे व्यय होते हैं जिसमें कि किसी संपत्ति को खरीदा जाता है और वह आपका बहुत टाइम तक या बहुत सालों तक आपको जो है बेनिफिट प्रोवाइड कराते रहे। तो मशीन की खरीद आपको मशीन दिलवाएगी और मशीन जो है आपको बहुत सालों तक प्रॉफिट देगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मशीन की जो खरीद है वो आपका पूंजीगत व्यय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्व प्राप्ति का उदाहरण क्या है? यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट इसमें से कौन सी है? ऋण प्राप्त करना ये कैपिटल रिसिप्ट है, शेयर जारी करना भी एक कैपिटल रिसिप्ट है, किराया प्राप्त होना ये आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट है जो कि हमें एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है। और ये हमारा लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है। तो आपका एक साल के अंदर अंदर किराया मिल जाता है। जो संपत्ति की बिक्री है ये आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा नाम मात्र खाता है? नाम मात्र खाते सारे खर्चे होते हैं और सारी इनकम होती हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है इनकम और एक्सपेंसेस कौन कौन से है। जो भवन है, भवन आपका रियल अकाउंट है। राम का खाता एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि आदमी का नाम आ रहा है। वेतन यहाँ पर आपका नॉमिनल अकाउंट है यानी कि नाम मात्र खाता है। वेतन क्योंकि हमारा खर्चा हो जाता है इसलिए हम नाम मात्र खाता कहते हैं। और मशीन अकाउंट भी आपका एक रियल अकाउंट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैंक समाधान बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है बैंक से ऋण लेने पर, नकद शेष ज्ञात करने हेतु, या अंतर के कारण ज्ञात करने हेतु, या लाभ हानि ज्ञात करने हेतु। देखिए, जो बैंक समाधान विवरण पत्र तभी बनाया जाता है जब हमारी पासबुक और कैश बुक दोनों का बैलेंस मैच नहीं करता है। तो दोनों के अंतर को पता लगाना और उनको सही से सही करना, यही हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि आपका बीआरएस का टारगेट होता है। तो यहाँ पर अंतर के कारण ज्ञात करना, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायल बैलेंस के बाद तैयार किया जाता है। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपका अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अग्रिम भुगतान व्यय। अग्रिम भुगतान व्यय क्या कहलाता है? बकाया व्यय, या स्थायी स्थगित व्यय, या अग्रिम व्यय, या अवमूल्य डेप्रिसिएशन। तो इसमें जो अग्रिम भुगतान अगर हमने किया है तो वो हमारी एक जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है। तो अगर आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो वह एक प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, तो अग्रिम व्यय कहलाएगा। जैसे आपने किसी को मजदूरी दी लेकिन मजदूरी अभी तक उसने की नहीं है, तो यह आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो आपने पेड कर दिया लेकिन अभी तक आपने उससे काम नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कमीशन प्राप्त किस प्रकार की मद है? क्या ये एक खर्चा है, क्या ये एक आय है, क्या ये एक संपत्ति है, या दायित्व है? अगर आपको कमीशन मिला है तो कमीशन एक आय हो जाती है। तो बी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थायी संपत्ति पर अवमूल्य क्यों लगाया जाता है? स्थायी संपत्ति चाहे आप फर्नीचर ले लो या मशीन ले लो, ये सब स्थायी संपत्तियां होती हैं। स्थायी संपत्तियों पर समय का प्रभाव भी पड़ता है, उनके उपयोग करने की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है, और तकनीकी में परिवर्तन आ जाए, मतलब कोई पहले तकनीकी और थी अब तकनीकी और है, तो इस वजह से भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सारे कारण हो सकते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के। क्वेश्चन नंबर 10 है, बट्टा दिखाया जाता है। बट्टा दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, लावानी खाते में, बैलेंस शीट में, या पूंजी खाते में। देखिए, बट्टे का मतलब डिस्काउंट होता है और डिस्काउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अगर बट्टा आपको मिला है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है।
और बट्टा आपने दिया है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। डेबिट साइड में 2 करके लिखते हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, क्योंकि बट्टा मिल भी सकता है और हम दे भी सकते हैं। अगर आपको बट्टा मिला है तो वो इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में शो होती है, और बट्टा आपने दिया है तो वह एक एक्सपेंसेस होता है, उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। आएंगे दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही। लेखांकन में गोइंग कंसर्न का क्या अर्थ होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है व्यापार चलते रहेगा आगे, यह एक प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग का। तो व्यापार बंद होगा, व्यापार चलता रहेगा, व्यापार में हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि व्यापार में हमारा चलता रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूंजीगत खाते का शेष सामान्यता होता है। जो पूंजी होता है, यानी कि पूंजी खाते का जो शेष होता है, पूंजी को कैपिटल कहा जाता है इंग्लिश में। और कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का जो शेष होता है वो क्रेडिट शेष होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 13, सामान्य भंडार। सामान्य भंडार यानी कि इसको सामान्य संचय भी कहा जाता है, सामान्य संचय। तो सामान्य संचय का उपयोग किया जाता है हानि पूर्ति के लिए, लाभ वितरण के लिए, कर भुगतान के लिए या वेतन भुगतान के लिए। सामान्य संचय इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की हानि हो जाती है जिसका आपको पता ही नहीं है, तो वह हानियां सामान्य संचय से पूरी की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैलेंस शीट में देनदार होते हैं। देनदार मतलब डेटर, डेटर हमारी संपत्ति होती है, तो आपका बी है, यानी कि जो हमें पैसे देगा वो हमारा देनदार है, तो वह एक बिजनेस की संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाते को इंग्लिश में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं, और ये वो संस्थाएं बनाती है जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनपीओ होती हैं, वो सारी संस्थाएं बनाती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवमूल्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? अवमूल्य मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सिद्धांत लागत सिद्धांत पर, मिलान सिद्धांत पर, निरंतरता सिद्धांत पर या द्विपक्षीय सिद्धांत पर? देखिए, जो अवमूल्य होता है, अवमूल्य सिद्धांत जो होता है वो लागत सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि कोई भी असेट्स अगर आपने खरीदी है तो वो लागत पर खरीदी जाती है, उसकी लागत धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है, तो उसको अवमूल्य कहा जाता है। तो ये लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं सप्ताह में, माह में, लेखांकन अवधि में या दिन में? अंतिम खाते जो तैयार होते हैं वो लेखांकन अवधि में तैयार किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हर ईयर की 31 मार्च को ही हम जो है अकाउंट में फाइनल अकाउंट को तैयार करते हैं, यानी कि ईयर की लास्ट की डेट। कच्चा माल है, कच्चा माल चालू संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, या आपकी अमूर्त संपत्ति है, या दायित्व है? देखिए, जो कच्चा माल होता है वो हमारी संपत्ति तो है, लेकिन कच्चे माल को हम 1 साल के अंदर अंदर यूज कर लेते हैं, तो वह हमारी चालू संपत्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अग्रिम प्राप्त आय क्या कहलाती है? वह आय जो आपको एडवांस में मिल चुकी है लेकिन अभी तक उसका काम आपने नहीं किया है, तो यह अग्रिम प्राप्त आय कहलाती है। वह एक लायबिलिटी होती है हमारी, तो हमारा एक दायित्व हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंपनी के शेयर पूंजी है। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज अ संपत्ति, दायित्व, व्यय या आय? देखिए, जो कंपनी के शेयर होते हैं वो हमारा दायित्व होता है। शेयर का एक ना एक दिन पैसा वापस करना पड़ता है, इसलिए कंपनी के लिए वो लायबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शेयर जारी करना कहलाता है। अगर आप शेयर जारी करते हो तो वह ऋण लेना कहलाएगा, पूंजी एकत्रित करना कहलाएगा, लाभ वितरण या संपत्ति खरीदना कहलाएगा? देखिए, शेयर जो इशू होते हैं वो पूंजी को इकट्ठा करने के लिए किए जाते हैं, तो पूंजी एकत्रित करना ही आपका शेयर जारी करना कहलाता है। शेयरों का हरण क्यों किया जाता है? यहाँ पर शेयर का हरण पूर्ण भुगतान के लिए किया जाता है, भुगतान ना करने पर, या अधिक भुगतान करने पर, या बोनस शेयर पर? देखिए, शेयर का हरण यानी कि फोरफीचर जो किया जाता है वो भुगतान ना मिलने पर होता है। कंपनी को अगर भुगतान नहीं मिलता है शेयर का, तो वह अपने शेयर्स को हरण कर लेती है, और लेकिन उससे पहले उसको वो 14 दिन का नोटिस देती है। जो शेयर होल्डर्स होता है उसका 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अगर वो 14 दिन के नोटिस पर गौर करता है और वो अगर पेमेंट कर देता है तो उसके शेयर को हरण नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बाद उसको हरण कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23, बैंक ओवरड्राफ्ट है संपत्ति, आय, दायित्व या व्यय? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे बिजनेस के लिए एक दायित्व होता है, लायबिलिटी होती है। अभी लायबिलिटी क्यों होती है? बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? जितने पैसे हमारे बैंक में है, अगर कोई व्यापारी उससे ज्यादा पैसे निकाल लेता है तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जैसे हमारे बैंक में 1000 रुपए हैं और हमने 5000 रुपए निकालने हैं, तो आपका जो बैलेंस है वो 1000 रुपए तो कटेगा ही कटेगा, ऊपर से -4000 रुपीज आपका बैलेंस माइनस में हो जाएगा। इसको ही ओवरड्राफ्ट कहते हैं। लेखांकन की भाषा कहलाती है व्यापार व्यवसाय। देखिए, लेखांकन की भाषा व्यवसाय की भाषा कहलाती है, यानी कि व्यवसाय की अगर भाषा बोला जाए तो व्यवसाय की भाषा लेखांकन होता है।
बैंक पासबुक किसके द्वारा बनाई जाती है? बैंक पासबुक किसके द्वारा बनाई जाती है? खाता धारक, बैंक या लेखाकार या ऑडिटर? देखिए एक बिजनेसमैन होता है और एक होती है बैंक। तो जो बिजनेसमैन होता है वो आपकी कैश बुक तैयार करता है और जो बैंक होता है वो पासबुक तैयार करता है। तो यहाँ पर जो पासबुक तैयार की जाती है वो आपकी बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक सुलह खाता यानी कि बीआरएस, इसको बीआरएस भी कहा जाता है, बीआरएस बनाया जाता है नकद खाता एवं बैंक खाता, कैश बुक और पासबुक या जनरल लेजर और ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए बैंक समाधान विवरण पत्र जो बनाया जाता है वह कैश बुक और पासबुक का मिलान करने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैश बुक एवं पासबुक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रुटियों का सुधार किया जाता है। त्रुटि यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो एरर्स होती हैं अकाउंट बनाते टाइम पे जो भी एरर्स आती हैं वो ट्रायल बैलेंस की मदद से ही बनाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की मदद से ही पता लगता है कि हमारी कौन कौन सी एरर है और किस कारण से एरर हुई हैं। अगला क्वेश्चन 28 है, लेखांकन में कंसिस्टेंसी का क्या अर्थ होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, नियम बदलना, एक ही पद्धति अपनाना या लाभ बढ़ाना। देखिए यह एक सिद्धांत है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी आप मेथड एक बार अपना रहे हैं उसको लगातार वही मेथड अपनाना पड़ेगा, एक ही पद्धति अपनाना, इस कंसिस्टेंसी का मतलब होता है। पूंजीगत हानि उदाहरण है, पूंजीगत हानि माल की हानि, संपत्ति की बिक्री पर हानि, वेतन हानि या किराया। देखिए जो संपत्ति की बिक्री होती है यह आपकी पूंजीगत हानि है। अगर आपने कोई असेट बेची है, असेट्स अगर आपने खरीदी है तो वह पूंजीगत व्यय हो गया, और उसी असेट्स को अगर आपने बेचा है तो वह पूंजीगत हानि हो जाती है, अगर हानि पे बेचा है तो। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन चालू दायित्व है? देखिए चालू दायित्व पूछा है इसमें, करंट लायबिलिटी आपकी लेनदार आपकी करंट लायबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, साझेदारी में लाभ हानि का वितरण किया जाता है। लाभ हानि का जो वितरण यानी कि लाभ हानि कैसे बांटा जाता है? पूंजी के अनुपात में, समान रूप से, लाभ हानि अनुपात में या समय के अनुसार? साझेदार जो लाभ हानि बांटते हैं वो आपके लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं, जो कि आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी समझौते के अकॉर्डिंग लाभ हानि अनुपात में लाभ हानि को बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, साझेदारी विलेख में ना होने पर ब्याज दिया जाता है। देखिए साझेदारी विलेख का मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं लिखा है तो किसी भी प्रकार का ब्याज ना ही तो हम लेंगे ना ही हम देंगे, तो नहीं दिया जाता। इसका डी ऑप्शन सही है। नए साझेदार के प्रवेश पर गुडविल का समायोजन किया जाता है। जब नया साझेदार आता है तो गुडविल कहाँ पर समायोजित होती है? पूंजी खाते में समायोजित होती है। जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स है वो अपने ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को पूंजी खाते में समायोजित करते हैं। 34 क्वेश्चन है, त्याग अनुपात निकाला जाता है। हम सैक्रिफाइस रेशो कब निकालते हैं? नए साझेदार के का हिस्सा ज्ञात करने हेतु, पुराने साझेदार का त्याग निर्धारण हेतु, लाभ ज्ञात करने हेतु या पूंजी घटाने हेतु। देखिए त्याग अनुपात जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ए ऑप्शन इसमें सही होगा, नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, साझेदार की सेवानिवृत्ति पर कौन सा अनुपात निकाला जाता है? जब साझेदार रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पर वह कितना हिस्सा छोड़ के गया है और पुराने जो बचे हुए पार्टनर है वो कितना गेन कर रहे हैं, यही हम निकालते हैं। तो सी ऑप्शन सही है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है संपत्तियों एवं दायित्वों को पुनर्मूल्यांकित करने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता चाहे साझेदार का प्रवेश हो रहा हो, डेथ या रिटायरमेंट हो रही हो, या साझेदार अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हो, तो संपत्तियों और दायित्व जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उन सबको रीवैल्यूड किया जाता है, मतलब पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, साझेदार की मृत्यु पर गुडविल का समायोजन किया जाता है। नकद खाते में, मृत साझेदार की पूंजी खाते में, सभी साझेदार की पूंजी खाते में। देखिए साझेदार की मृत्यु के टाइम पर जो भी गुडविल एडजस्ट की जाती है वो सभी साझेदारों के पूंजी खाते में एडजस्ट की जाती है। कंपनी में शेयर का निर्गमन किया जाता है अंकित मूल्य पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर या इन सभी पर। देखिए कंपनी में इन सभी पर हम कर सकते हैं, लेकिन अब रूल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं। आप शेयर्स को रीइशू तो कर सकते हो डिस्काउंट पर, लेकिन इशू नहीं कर सकते। तो अंकित मूल्य और प्रीमियम दोनों पर इशू किए जाते हैं। शेयर प्रीमियम खाता आय है, पूंजीगत लाभ है या राजस्व लाभ है? देखिए शेयर प्रीमियम जो मिलता है वो इस शेयर को इशू करते टाइम पे मिलता है। तो जब शेयर का पैसा कैपिटल के रूप में मिल रहा है तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है, और शेयर प्रीमियम भी उसके साथ मिल रहा है तो वो भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट ही होगी, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट, पूंजीगत लाभ कहलाएगा।
शेयर हरण किया जाता है जब पूरा भुगतान कर दिया जाए या भुगतान ना किया जाए। शेयर हरण तभी होता है जब हमें पूरा भुगतान नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब हरण किए गए शेयर पुनः जारी किए जाते हैं तो पूंजी घटती है, पूंजी बढ़ती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, जब शेयर हरण किए गए शेयर को रीशूट करते हैं तो हमारी पूंजी पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता है, कैपिटल वही की वही रहती है। अगला बैंक सुलह विवरण यानी कि आपकी बीआरएस। बैंक सुलह विवरण में चेक जारी परंतु प्रस्तुत नहीं होने पर क्या होगा कि अगर आपने चेक जारी कर लिया तो हमारी कैश बुक एक ले लेते हैं और एक है हमारी पासबुक। तो कैश बुक में तो हमने माइनस कर लिया होगा, पासबुक में हमारा बैलेंस प्लस हुआ होगा, क्योंकि अगर वो प्रस्तुत नहीं हुआ है बैंक में तो आपकी पासबुक में प्लस में शो कर रहा होगा बैलेंस को। तो यहाँ पर ऑप्शन है कैश बुक बैलेंस बढ़ता है, पासबुक बैलेंस बढ़ता है। देखिए, पासबुक बैलेंस ही आपका बढ़ा हुआ शो होगा, क्योंकि हमने पता है कि जो पासबुक है वो उसका बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ ही दिखाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा जो चेक है वो प्रस्तुत नहीं हुआ है बैंक में। क्वेश्चन अगला है आपका 43। कैश बुक में बैंक द्वारा दिया गया शुल्क कहलाता है। अगर कैश बुक में बैंक द्वारा जो भी शुल्क काटा जाता है वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है, बैंक शुल्क कहलाता है। बी ऑप्शन सही है, इसमें बैंक शुल्क ही कहलाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रुटि जो ट्रायल बैलेंस में पता नहीं चलती, त्रुटि जो ट्रायल बैलेंस में पता नहीं चलती वो है आपकी सैद्धांतिक यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 45 है, लेखांकन में मेटेरियलिटी का क्या अर्थ है? देखिए, यहाँ पर पूछा गया है महत्वपूर्ण मदों को अधिक ध्यान देना या सभी मदों को समान रूप से ध्यान देना, लाभ बढ़ाना या कर बचाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जितनी भी मद होती हैं सभी को समान और महत्वपूर्ण मानना। क्वेश्चन नंबर 46 है, गैर लाभकारी संस्था यानी कि एनपीओ। एनपीओ गैर लाभकारी संस्थाओं में पूंजीगत खाता कहलाता है, आय व्यय खाता या प्राप्ति भुगतान खाता या सामान्य निधि या आरक्षित निधि। देखिए, यहाँ पे जो पूंजीगत खाता है वो आपका सामान्य निधि होता है, जिसको कैपिटल रिजर्व या कैपिटल फंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राप्ति भुगतान खाता। इनमें से कौन सा नेचर है? प्राप्ति भुगतान खाते का नेचर बताना है। यहाँ पे जो प्राप्ति भुगतान खाते का नेचर है वो वास्तविक खाता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, राजस्व व्यय का लाभ प्राप्त होता है। राजस्व व्यय का जो लाभ प्राप्त होता है वो दीर्घकालीन है, अल्पकालीन है, स्थायी है या अनिश्चित है? तो इसमें क्वेश्चन है आपका राजस्व प्राप्ति का जो लाभ प्राप्त होता है वो आपका अल्पकालीन होता है, क्योंकि आपको एक साल के अंदर अंदर वो प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पूंजीगत प्राप्ति का सही उदाहरण इनमें से क्या है? बिक्री में नकद, किराया प्राप्त, ऋण प्राप्त या कमीशन प्राप्त। देखिए, पूंजीगत प्राप्ति वो होती है जो हमें लंबे समय के लिए प्राप्त होती है। तो आपका लोन रिसीव ऋण प्राप्त ये आपका पूंजीगत प्राप्ति है। लेखांकन का अंतिम चरण इनमें से क्या है? लेखांकन का जो अंतिम चरण है वो अंतिम खाते होते हैं। अंतिम खाते के बाद हम कुछ नहीं बनाते हैं, इसमें हमारा लेखांकन समाप्त हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।